नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयदेव मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारी खास सियासी चर्चा जिसका नाम है मध्य प्रदेश का मन। और ऐसा लग रहा है जयदेव जी कि मध्य प्रदेश का जो सियासी मन है वो अचानक से एक वर्ग पर आ गया है, और वो वर्ग है आदिवासियों का वर्ग है, वो वर्ग है दलितों का वर्ग है। बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अचानक से भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के कार्यक्रम में इस फैक्टर का खूब ध्यान रखा जा रहा है। अब चलिए आज की बात कर लें। आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति आई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम था। यूं तो ये कार्यक्रम सरकारी था, एक सरकारी आयोजन था। उनको उत्सवों की, उत्साह की और एक नई शुरुआत की बात करनी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो चीज़ें, जो मैसेज आए हैं वो ये आए हैं कि देखिए भाजपा सरकार में खासतौर पर मध्य प्रदेश में किस तरीके से इस वर्ग का खूब ध्यान रखा जा रहा है। और सीधा राष्ट्रपति से कार्यक्रम कराया जाना ये बता रहा है कि हम इस वर्ग से जुड़े कार्यक्रमों को हल्के में नहीं लेते, बल्कि देश की सर्वोच्च प्रथम महिला आकर उन कार्यक्रमों से जुड़ती है। सरकार इन विषयों, इन योजनाओं के प्रति इतनी गंभीर है कि उनको इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम को, जो पूर्णतः सरकारी था, ये माना जाए कि एक मैसेज देने की कोशिश है जो सियासी है? देखिए, चुनाव से पहले जो चीज़ें होती हैं, हालांकि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल और सरकारें जब करती हैं तो उसमें सियासत ना हो ऐसा संभव नहीं है। और चुनाव से पहले कुछ हो रहा हो, भले वो सरकारी कार्यक्रम हो और उसमें सियासत ना हो, ये भी संभव नहीं है। अगर प्रधानमंत्री किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जाते हैं चुनाव से पहले, तो वो सरकारी कार्यक्रम होता है, लेकिन उसमें बहुत सियासत होती है और चुनाव के वक्त उसमें बहुत सारी सियासत दिखाई देती है। इसी तरह से अगर एक कार्यक्रम जो कि आदिवासी समुदाय से जुड़ा हो, उस कार्यक्रम में एक राष्ट्रपति आती हैं और उस इतने बड़े स्तर पर वो कार्यक्रम होता है, तो उसमें कुछ सियासी संदेश नहीं होंगे, ऐसा कहना मेरे हिसाब से शायद गलत होगा। सियासी संदेश तो ज़रूर होंगे। और बीते कुछ वक्त में जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, उसमें दिखता है कि ये पूरी जो चीज़, वो सब कुछ है, वो जा रहा है एक वर्ग की तरफ, और उसके पीछे उस वर्ग की, उस राज्य में प्रेजेंस है जहाँ पर कि ऐसे ज़िले हैं जहाँ 87-88% आबादी आदिवासियों की है। 2-3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 88% तक आबादी है, झाबुआ, अलीराजपुर जैसे। उसी तरह से करीब 10 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी आदिवासी है। करीब 20 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 20% से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की है। और कुल अगर राज्य को देखें तो वहाँ भी 20% या 21% से ज़्यादा की आबादी आदिवासी है पूरे राज्य में। तो अगर आदिवासी आबादी इतनी है तो वो प्रभाव डालता है उस चुनाव पर, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर बातें होंगी। हाँ, ये ज़रूर दिखाई देता है कि बीते कुछ चुनाव के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों की वजह से शायद फोकस इस बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर ये वर्ग जा रहा है वो सत्ता उस तरफ चली जाती है। बीते 3 चुनाव के आंकड़े ये बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फोकस दोनों तरफ से इसलिए ज़्यादा दिखाई देता है। जिस राज्य में हर 5वां व्यक्ति आदिवासी हो, क्योंकि ढेर सारे आंकड़े आपने बोल दिए, मेरे पास बोलने को यही एक शायद आंकड़ा था प्रस्तुत करने के तरीके से, वहाँ आदिवासियों पर फोकस, जो आपने स्वाभाविक तौर पर कहा कि पिछले 3 चुनावों में दिखा कि आदिवासी बहुल्य इलाकों में, उन क्षेत्रों में जिन का नाम आपने लिया, जिस पार्टी की सीटें ज़्यादा आई मध्य प्रदेश की सत्ता पर, वही काबिज हो पाए। तो ये तो साफ है कि आदिवासी बाहुल्य इलाकों में जो पार्टी ज़्यादातर सीटें जीतती हैं वो मध्य प्रदेश की सत्ता में आती हैं। कम से कम 3 चुनावों का पैटर्न है। इसके साथ एक बात और हो जाती है कि पिछले दिनों में जो सीधी कांड हुआ, उसने इस वर्ग को, इस वर्ग से जुड़ी चिंताओं को, इस वर्ग से जुड़े कई सारे सवालों को, जिसमें सालों से होती आ रही उनकी उपेक्षाओं को भी खूब उठाया। और इसीलिए चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम उस वर्ग के लिए ज़्यादा कार्य करते हैं या करेंगे, ये दावा किया जाएगा अगर आप विपक्ष में हैं, जो किया भी जा रहा है। ये भी दिखाया जा रहा है कि हमारा जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ वोट का या काम का नहीं है, हम तो जुड़ते रहते हैं। और उसी में अगर अपनी उस पहली लाइन को मैं दोबारा फिर से कहूँ, तो जिस राज्य में हर 5वां व्यक्ति आदिवासी हो और हर दूसरा शख्स एक महिला हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई देता है। जितना वो महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम में, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों पर जोर दे रहे हैं। अब जितनी वो अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, अब जो वो सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि पैन मध्य प्रदेश के लिए हम इन योजनाओं में कर रहे हैं, जिसमें इतने आदिवासी भाइयों बहनों को भी लाभ मिलेगा, शामिल किया जाएगा। तो ये जो अलग से नोटिंग आ रही है, जो अलग से शब्द आ रहा है कि
इस वर्ग को इतना लाभ मिलेगा, इतने दलित भाई बहनों को हम इतना इस योजना से इतना फ़ायदा मिलेगा, इतनी राशि उन तक पहुँचेगी। क्या ये दिखाने का फोकस है कि एक तो जो आपने कहा कि उन 3 चुनावों से चले आ रहे पैटर्न को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश, और सीधी कांड के बाद से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय से जुड़े ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कि उन सवालों के प्रति भाजपा सरकार ज़्यादा संवेदनशील है? देखिए, एक चीज़ है कि सीधी कांड के बाद वो फोकस शायद थोड़ा ज़्यादा दिखने लगा, या प्रधानमंत्री जब शहडोल गए तो उसके बाद शायद ज़्यादा दिखने लगा। लेकिन जब आप तैयारियों पर जाते हैं तो दोनों तरफ से तैयारियाँ पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से हो रही थी। हमारी अमर उजाला में ही रिपोर्ट है, आप पढ़ना चाहेंगे दर्शक तो पढ़ सकते हैं, कि बीते 1 साल से लगातार इन इलाकों में आरएसएस अपना फोकस बढ़ा रही है। कहा गया कि शाखाओं की संख्या इन इलाकों में दुगनी करने की कोशिश है और कर दी गई है या की जा रही हैं। लगातार संवाद किया जा रहा है इन इलाकों में। उसके साथ में ये कहा जा रहा है कि ऐसी भी खबरें हैं कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन्हें अलग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि उन इलाकों में जाकर कैसे जो आउटरीच प्रोग्राम उनका है वो कैसे लोगों से कनेक्ट कर, कैसे उस समुदाय के लोगों तक पहुँचें और उनको जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको मिल रहे लाभ हैं उनको बताएं, और जिनको नहीं मिल पा रहा है तो उनको तक वो लाभ पहुंचाएं। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि सरकार किस तरह से और पूरी बीजेपी और आरएसएस किस तरह से पूरी कोशिश बीते 1 साल से या उससे पहले से कर रहे हैं इस वर्ग तक पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की तरफ आप जाएंगे तो कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। अगर आप देखेंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, चाहे वो कमलनाथ हों, लगातार कुछ न कुछ उस वर्ग को, जैसे सीधी का मामला आता है तो पूरी कांग्रेस उस पर एक तरह से आक्रामक हो जाती है। उसके साथ में कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो लगातार अपने लोगों को वहाँ भेज रहा है उन अलग अलग इलाकों में, और लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब 15 महीने से तो हमने ये किया था, या जो सारी कुछ जो है, और जो अपनी पिछले चुनाव की जो सफलता है 30 सीटें जो 47 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, वो वहाँ की 30 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि 16 सीटें जो है वो बीजेपी के पास आई थी। तो वो दिख रहा है कि वो जो पकड़ है उस पकड़ को ढीली न पड़ने दिया जाए। तो उसको लेकर किस तरह से कमलनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार चीज़ें कराई जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से भी। तो दोनों तरफ से पूरी कोशिश है कि वो जो वोटर है वो किसी तरह से हमारी पाले में आ जाए। जो हमारे साथ था वो, अगर कांग्रेस की बात करें तो वो बना रहे और कुछ बढ़ जाए तो और बेहतर। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये देखती है कि वो 2013 में जो 31 सीटें उन इलाकों में अगर मिली थी तो वो अगर जो वोटर हमारे साथ था वो लौटकर फिर से हमारे साथ आ जाए। तो दोनों तरफ से वो कोशिश है और वो दिखाई दे रही है, और दोनों तरफ से जो प्रयास चल रहे हैं वो भी दिखाते हैं कि वो जो 21% से ज़्यादा की आबादी है, जो कि खुद मध्य प्रदेश सरकार का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 21% से ज़्यादा आबादी, जो 7 करोड़ 26 लाख का डेटा आदिवासी मंत्रालय जो मध्य प्रदेश का है उसमें बताते हैं कि ये इतनी हमारी कुल आबादी है, जिसमें से 21% से ज़्यादा आदिवासी आबादी है। तो वो दिखाती है कि हम ये कहते हैं ना कि अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी से पूछेंगे तो वो ये कहता है कि अगर किसी सीट पर 20% या उससे ज़्यादा का वोटर है तो वो निर्णायक होता है, डिसाइसिव होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आबादी है वो डिसाइसिव पोजीशन पर है, तो उसको अपने साथ करने की दोनों तरफ से कोशिशें दिखाई दे रही हैं। चलिए, आपने दोनों तरफ का जिक्र कर दिया, आपने कार्यक्रमों का जिक्र कर दिया, चेहरों पर आ जाते हैं। और हमने ये चर्चा की थी मध्य प्रदेश का मन में ही कि किस तरीके से जो कांग्रेस ने समितियां बनाई, 2 समितियां बनी, एक में कमलनाथ चेहरा थे, कोई विवाद नहीं है, कोई शक नहीं है। अगर वो चेहरा ना होते तो शायद ज़्यादा सुर्खियाँ बनती, ज़्यादा खबरें बनती, क्योंकि वो उस लिस्ट में आए, उन लिस्ट का चेहरा बने। दूसरी समिति में कांतिलाल भूरिया आए, और कांतिलाल भूरिया के बारे में जब हमने चर्चा की तो तब यही फैक्टर निकल कर आया था कि जो सबसे बड़ी वजह रही, क्योंकि इतने आक्रामक तौर पर वो एक्टिव नहीं थे, चाहे वो प्रियंका गांधी के कार्यक्रम हो, चाहे वो कमलनाथ की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें वो किसानों से लेकर तमाम घोषणाएं कर रहे थे, वहाँ पर कांतिलाल भूरिया उस मंच पर या उस प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर भाषण देते नहीं दिख रहे थे। लेकिन लिस्ट बनी, वो आ गए, और सबने ये माना कि कहीं ना कहीं वो आदिवासी फैक्टर को दिखाने के लिए, उसके एडजस्टमेंट के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया है। लेकिन कुछ और ऐसे चेहरे हैं जो कि इस फैक्टर के दम पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सियासत में, चाहे वो केंद्र की बनी हुई एक सूची हो, उसमें दिखाई देते हैं। थोड़ा सा उस पर अगर आप लाइट डालें, थोड़ा सा उस पर अगर आप प्रकाश डालें तो। देखिए, अगर आज की तारीख में आप देखते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस में सबसे बड़े अगर चेहरे की बात की जाए, आदिवासी चेहरे की, तो वो कांतिलाल भूरिया हैं मध्य प्रदेश में, वो आपको मानना पड़ेगा। जब उमंग सिंघार की परिवार से जब आती थी जमुना देवी, वो थी, तो वो सबसे बड़ा चेहरा हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार
कांतिलाल भूरिया की एक अपनी जगह रही है, अध्यक्ष रहे हैं वो प्रदेश के, उसके साथ में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो सब कुछ वो दिखाता है। और उस इलाके में जो झाबुआ, जहाँ पर मैं आपको कह रहा था कि 88% आबादी है आदिवासी आबादी, तो उस इलाके में उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। झाबुआ राजपुर रतलाम के सांसद रहे हैं, तो उस इलाके में उनकी अपनी पकड़ है। तो जाहिर सी बात है कि जो फोकस हम कह रहे हैं ना कि लगातार उस तरफ फोकस है, तो जाहिर सी बात है कि उस फोकस में जब आप रख रहे हैं तो वो बताना भी वो आपके कामों में दिखना चाहिए कि वो एक्चुअल में आपका फोकस है कि नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस वो कोशिश करती हुई दिखती है और वो कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कांतिलाल भूरिया। इसके साथ में एक और अभी जो कमेटी आई, उसमें भी जब उस कमेटी की बात की गई ऑब्जर्वर्स की, जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह जो पूर्व रक्षा राज्य मंत्री हैं, पूर्व खेल राज्य मंत्री थे, वो राजस्थान से आते हैं, उनको उसका चेयरमैन बनाया गया। 3 मेंबर हैं उसमें एक मेंबर उड़ीसा से आने वाले सांसद हैं जो आदिवासी हैं, तो वो भी जिक्र रिपोर्ट्स में आया कि वो आदिवासी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो मेंशन हो रही हैं चीज़ें। क्यों मेंशन हो रही हैं कि वो फोकस वहीं पर है, तो वो फोकस जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके पहले कई बार आप जब चर्चा करते थे, शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि नेताओं के वो बताया जाए कि वर्ग इस वर्ग के हैं, लेकिन बीते 8-10 सालों में ये राजनीति बदली है। पहले मीडिया कहती थी कि ये इस वर्ग के हैं, लेकिन अब पार्टियां कहती हैं कि ये इस वर्ग के हैं। जब कैबिनेट बनती है तो कैबिनेट में बताया जाता है कि इतने पिछड़े हैं, इतने दलित हैं और इतने आदिवासी हैं, तो वो मेंशन होता है सरकारों की तरफ से, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। तो वो जाहिर सी बात है कि सरकारें ये बताने की कोशिश करती हैं, उसके ज़रिए मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि हम आपके वर्ग के जो चेहरे हैं उनको तवज्जो दे रहे हैं, और वो उसी की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस भी। चलिए एक चीज़ और कर लेते हैं, एक सवाल जो आखिरी पूछ लेते हैं, वो ये, क्योंकि आज का ही एक विषय है, कमलनाथ ने उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के इस वक्त सबसे बड़े चेहरे हैं राज्य में, और क्योंकि अभी हमने जिक्र भी किया था कमलनाथ का, वो भाजपा को इसी फैक्टर पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे तरीके से। वो सेंसस की बात कर रहे हैं, वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। बिहार में मुद्दा खूब उठा, उसके बाद अलग अलग राज्यों में ये मांगें उठती रहीं और अलग अलग समाज ने मांगें उठाई, और कहा गया कि हाँ, शायद जैसे जैसे राज्यवार बातें होंगी, शायद ये मुद्दा राज्यों में जोर पकड़ेगा, खासतौर पर उन राज्यों में जहाँ पर एक बहुत बड़े तबके को ये लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, वो वंचित हैं। कमलनाथ के ट्वीट से क्या मध्य प्रदेश में एक नया मुद्दे, एक नए सवाल की, एक नए राजनीतिक परिचर्चा की एंट्री हो रही है? यह आपका मानना है कि कांग्रेस की एक लाइन है जिसको मध्य प्रदेश में लिया गया है, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा आगे आकर या सबसे प्राथमिक मुद्दों पर ये उस तरीके से अभी नहीं होने वाला है, ये भी सिर्फ एक शुरुआत है, एक चर्चा है, और उसको देखा जाएगा कि चर्चा कितना जोर पकड़ती है, नहीं पकड़ती है? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, जातीय जनगणना की बात हो या जनगणना की बात हो, इसमें मैं जो मानता हूँ कि बहुत सारा जो है राजनीति होती है। आप जब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जब आप आबादी की बात करते हैं, जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हो तो वो रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए। और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम नेताओं को देखते हैं कि वो अपने मुताबिक या अपने जो उनको सूट करता है उसके हिसाब से मुद्दे उठाते हैं। उसमें राजनीति तो बहुत होती है, पर वो क्या वो कल्याणकारी उस तरह का विचार है वो बहुत दिखता नहीं है। 1930 वो आखिरी वक्त था जब जाति के आधार पर जनगणना हुई थी। उसके बाद हम 17 साल बाद उसके आज़ाद हुए। उसके बाद आज हम 75 साल मना चुके हैं, लेकिन कभी जाति जनगणना नहीं हुई। और ये जनगणना जो होनी थी वो तो पेंडेमिक के बाद टली, हर चीज़ हो गई, लेकिन जनगणना अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो सरकार कितना इनको लेकर बहुत, क्योंकि जब आप ये सिर्फ संख्या गिनने का मसला नहीं होता है, जनगणना की जब बात आती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। हमारी सरकार क्या कहती है? हमारी सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं और 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, जो कि कोविड से दे रहे हैं जी, कहती है। लेकिन वो 80 करोड़ हम कहाँ से गिनते हैं? वो 80 करोड़ हम गिनते हैं 2011 की जनगणना से। क्या बीते 13 साल में कुछ नहीं हुआ है? बिल्कुल। तो वो कई उससे ऊपर आए हों, कई नए शामिल हो गए हों, कई नए शामिल हो गए होंगे। और जो हमारी आबादी थी उस वक्त 121 करोड़ थी, आज खुद प्रधानमंत्री कोट करते हैं कि 140 करोड़। तो जाहिर सी बात है कि 140 नहीं होगी, हो सकता है कि 135 हो या हो सकता है 145 हो, लेकिन हम उस 145 में क्या वो 80 करोड़ ही गरीब रह गए हैं?
तो वो सवाल बड़ा हो जाता है कि वो जब आप बेनिफिट्स देने की बात करते हैं तो कैसे बेनिफिट्स दे रहे हैं। एक बहुत पुराने आंकड़े से आप उठाकर बेनिफिट्स दे तो रहे हैं, ठीक है, 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उसको आपने एक लाभार्थी वर्ग क्रिएट कर लिया, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो हर वो जो वंचित है उस तक पहुंच रही हैं चीज़ें, तो शायद वो जवाब होता है ना। लेकिन उसके साथ में जब जाति जनगणना की बात पर आते हैं पर हम, तो जब जाति जनगणना की बात होती है तो नेता लगातार कहते हैं, वही कांग्रेस आज या खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसी कांग्रेस की आज़ादी की 75 साल में से कम 55 साल तो सरकार रही है, बिल्कुल उससे ज़्यादा ही रही, कम नहीं रही है। तो वो जाति जनगणना अब तक तो नहीं हुई। उसी सरकार के दौर में उसी की सरकार का एक राज्य जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी एक जनगणना कराता है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में रख दी जाती है। तो आप कितना इसको लेकर सेंसिटिव हो या इसको करना भी चाहते हैं सरकारें कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुद्दा ज़रूर कर्नाटक में राहुल गांधी ने उठा दिया और अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद कमलनाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा क्या असल में बन पाएगा ये देखना पड़ेगा कि इसके ज़रिए कमलनाथ शायद ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों की जनगणना होती है, अनुसूचित जाति की जनगणना होती है, तो कमलनाथ अगर इस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो वो उस पिछड़े वर्ग को शायद एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कम से कम एमपी में ज़्यादातर हिस्सा बीजेपी के साथ माना जाता है। तो अगर वो इस बड़े वर्ग को, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार भी जब चर्चाएं की थी और मध्य प्रदेश का मन में हम कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि अगर चुनावी राजनीति वर्गों को ध्यान में रखकर भी होती, जैसे भी हम कह रहे थे कि हर 5वां व्यक्ति आदिवासी, हर दूसरी शख्स जो है वो महिला है, तो अगर इन अनुपात को वो जोड़ लेते हैं, आदिवासियों को जो पिछले 3 चुनावों से एक पैटर्न दिखा है, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 7 दिखा, अभी वो चेहरों को लेकर आगे हो गए, अगर वो पिछड़ा वर्ग जोड़ लेते हैं तो उनको एक विनिंग कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। खैर, कमलनाथ को जो विनिंग कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्या वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा? मूल सवाल वापस वही है कि क्या आदिवासियों के नाम पर ढेर सारी योजना और कार्यक्रमों की जो शुरुआत हो रही है या जो होते जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर है, या आपको लगता है कि ज़मीन पर भी बदलाव हो रहे हैं और किस सरकार में ज़्यादा बेहतर बदलाव हुए हैं पिछले कुछ सालों में, या आपको लगता है कि किसके वादे से आप ज़्यादा प्रभावित हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार आदिवासी वर्ग का या मध्य प्रदेश के अधिकतम वर्ग का, जो आप दर्शक के तौर पर खुद हैं, वो रुझान किस पार्टी की ओर, किस पक्ष की ओर होगा या किन मुद्दों की ओर होगा? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय लिखकर हमें बता सकते हैं ताकि हम उनका जिक्र कर सकें आपके नाम के साथ कि भाई आपके ये विचार हैं या कोई एक ऐसा थॉट जो आप चाहें जिसको जिक्र मध्य प्रदेश का मन में करें, तो वो भी लिखकर हमें ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश का मन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।